16 तारीख से विधानसभा शीतकालीन सत्र को बुलाया गया है और इसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए एक भारी भरकम बजट भी पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्य और भव्य महाकुंभ भी आप लोग कराने जा रहे हैं, तमाम दौरे किए, तमाम रोड शो भी किए। अब ये चर्चा चल रही है कि एक भारी भरकम बजट भी लाएगा। क्या लगता है सर, कितने का अनुपूरक बजट हो सकता है और उससे महाकुंभ में क्या क्या किया जाएगा? देखिए, दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ हम लोगों की संकल्पना है, संकल्प है। और सरकार उसको पूरा करने में कोई कोर कसर उठा नहीं रखेगी। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में लोगों का आगमन होने जा रहा है, जिसमें आम लोग भी आएंगे, कुछ खास लोग भी आएंगे। किसी को कोई शिकायत न मिले, किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना किसी को ना करना पड़े, ऐसे आयोजन निश्चित तौर पे प्रदेश के साथ साथ देश के परसेप्शन को, पहचान को, हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को और मजबूती से आगे बढ़ाने में मददगार होने वाले हैं। एक बड़ा अवसर है। आप सब लोग अवगत हैं इस बात से कि निरंतर 5 साल से वहाँ पर विकास के काम भी चल रहे हैं और वहाँ के 44 घाटों को बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है। 100 बेड का हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। जगह जगह तमाम डिस्पेंसरियां भी खोली जाएंगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर नर्सिंग स्टाफ तक 24 घंटा वहां तैनात रहेंगे। सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, ये हमारी जवाबदेही भी है, जिम्मेदारी भी है। उसका सरकार पूरा ख्याल रख रही है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मार्गदर्शन मिले होंगे, उसके अनुरूप भी सरकार तैयारी करेगी। किसी को कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली नहीं है ठीक महाकुंभ है, में। सत्र में आप लोग बजट पे चर्चा करेंगे, अनुपूरक बजट की अन्य योजनाओं की बात करिए। कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है, खास तौर से संभल के मुद्दे को बहुत ज़्यादा प्रमुखता से उठा रही है। राहुल गांधी ने भी मुलाकात करी कि आप लोग जो है सोची समझी साजिश की रणनीति तैयार करते हैं, हिंदू मुसलमान में दंगे करवाते हैं, ऐसा कहना है। तो घेराव करने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या आप लोगों की एक रणनीति है? नहीं, दंगे कराने में तो कांग्रेस माहिर रही है। ये प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भाजपा की सरकार बनी है, योगी जी की सरकार बनी है, यहां अब दंगा नहीं होता है, कानून का डंका बजता है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज किस तरह से कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है, ये बातें भी सामने आ रही हैं, किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के विकास और देश के विकास से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जनता ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, आप समझिए न, पूरे प्रतिपक्ष को किस तरह से नकारा है और कांग्रेस पार्टी तो लड़ने की भी हिम्मत नहीं की। तो उनका विधानसभा का घेराव, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। जब सदन बुलाई जाती है तो सदन में हिस्सा नहीं लेंगे, सदन चलने नहीं देंगे, कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। एक बड़ा मौका होता है, आपके पास कोई बात है तो सदन में कहिए, पूरा प्रदेश पूरा देश सुने। तो जो बात सदन में कहनी है उसको सड़क पर कहने लगते हैं, और जो बात सड़क पर कहनी होती है कभी कभी सदन में कहने लगते हैं। तो ये पूरी तरीके से कंफ्यूज पार्टी है, उनके नेता कंफ्यूज हैं। मोदी जी की लोकप्रियता ने उन लोगों के विवेक को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप लोग भाई बटोरने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर एकजुट हो गया है। अखिलेश यादव एक जनमत यात्रा निकालेंगे, लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, जैसे उन्होंने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर कहा था कि आप लोग समाप्त करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जीतने का एक जुगाड़ है। एस टी हसन कह रहे हैं कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन, फिर इसके बाद वन नेशन वन रिलीजन ये लोग ले आएंगे। तो भाजपा की यही सोच है, तो इन दोनों पर सर क्या आपकी राय है?
नहीं, अगर ऐसा हो जाता वन नेशन वन रिलीजन, ये 1947 में जब भारत का बंटवारा कांग्रेस ने कराया, अगर उस समय ये हो गया होता तो आज तो देश दुनिया में सबसे सशक्त देश होता, सबसे मजबूत देश आप होता। समर्थन में हैं वन नेशन वन रिलीजन के? नहीं, ये तो ऐसा तो हो गया होता जब धर्म के आधार पर आप देश बना रहे थे, तो वास्तव में उसी समय ये होना चाहिए था कि भाई धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो रहा है, तो यहाँ यहाँ जो चाल चली कांग्रेस ने, वो उसी का पाप पूरा देश ढो रहा है। अगर उसी समय ये हो गया होता कि धर्म के आधार पर आप देश मांग रहे हैं और देश का बंटवारा कर रहे हैं, तो वहां इन लोगों को सबको भेज दिए होते, तो आज हसन साहब को ये कहने का मौका नहीं मिलता। अखिलेश यादव के आप इसको किस तरीके से देखते हैं जो वो यात्रा निकालने जा रहे हैं अपनी? देखिए, 35 से ज्यादा पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, मात्र 15 पार्टियों ने आपत्ति की है। तो डेमोक्रेसी क्या कहती है, संविधान हमारा क्या कहता है? तो जनता, जनभावना जिससे जुड़ी है, आप सोचिए कि कमेटी के चेयरपर्सन हमारे पूर्व महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने, मतलब 4 चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से राय लिया, और 4 के चारों हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ने, सबने वन नेशन वन इलेक्शन की पैरवी की, बात का ही समर्थन किया। अच्छा, कहीं पर मान लीजिए सरकार गिरती है, जो वो लोग सवाल उठाते हैं, तो क्या आप लोग दोबारा वहाँ पर चुनाव कराएंगे? मतलब उनका कहना भी ये है कि कहीं ना कहीं पे संशोधन होना चाहिए, तो आपको लगता है इस पे एक संशोधन होना चाहिए? अगर एकदम से आप इसको थोप देते हैं तो लोगों को दिक्कत होगी, और जिस तरीके से आरक्षण मुद्दे पर आपको घेरा गया था। नहीं, कमेटी जब बन रही थी तो अधीर रंजन चौधरी जी को रखने की बात कहा चेयरपर्सन ने, तो कांग्रेस पार्टी ने कमेटी से अपने आप को किनारा कर लिया, अपने लोगों को शामिल नहीं होने दिया, और आज बेवजह की बात कर रहे हैं। अगर कोई बात है तो आप आइए, कहिए ना, बताइए ना, सुझाव तो मांगा कमेटी ने, आपने उस समय दिया नहीं सुझाव। अभी भी खुली बात है, अगर आपको कहीं किसी बात पर कोई शक शुबह है, तो आप जो रिपोर्ट है, आप समझिए इतनी बड़ी रिपोर्ट किसी कमेटी ने नहीं प्रस्तुत किया है, जो वन नेशन वन वन इलेक्शन के संदर्भ में जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, इतनी लंबी रिपोर्ट है, आप उसको पढ़िए। एक आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में सर संविधान पर बोलने जा रहे हैं, लंबे समय से इंतजार था, विपक्ष भी इस बात को लेकर कह रहा था। बिल्कुल, विपक्ष को भी सुनना चाहिए, पूरे देश को भी सुनना चाहिए। जो संविधान के बहाने लोग राजनीति की रोटी सेकते हैं, ये कहीं एकदम गलत है। मुझे लगता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन दूध का दूध पानी का पानी करने वाला होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।